नमस्कार, मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है और आप देख रहे हैं यूनिक पाठशाला। आज बात होगी उस आंदोलन की जो भारत के एक हिस्से को तोड़कर बनाना चाहता है अलग देश। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खालिस्तान आंदोलन की, जिसकी पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उस समय में जब भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो रहा था। तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन के द्वारा भारत को आजाद करने व उसके दो हिस्से करने के लिए एक प्लान पेश किया गया, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। इसके तहत तय हुआ कि भारत के वो हिस्से जहां पर मुस्लिम आबादी बहुमत में है वो पाकिस्तान के हिस्से होंगे व शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। पर यहाँ पर समस्या ये थी कि भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पर मुस्लिम आबादी बहुमत में हो। तो फिर तय हुआ कि जिन हिस्सों में मुस्लिम आबादी अन्य इलाकों के अपेक्षाकृत ज्यादा है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। अब भारत में ऐसे दो क्षेत्र थे, एक पश्चिम में और दूसरा पूरब में। तो इन दो हिस्सों को अलग करके पाकिस्तान बना दिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि बंटवारे से पहले भारत का जो पश्चिमी भाग था उसमें सिख समुदाय की आबादी भी काफी बड़ी संख्या में मौजूद थी। बंटवारे के बाद इस पश्चिमी भाग का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में था और शेष हिस्से को आज हम भारत में पंजाब राज्य के रूप में जानते ही हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है इस खालिस्तान आंदोलन की, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के हिस्से में आने वाले पंजाब राज्य को अलग करके एक अलग देश बनाने की मांग है। यहाँ पर पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले पंजाब से मतलब मेरा उस क्षेत्र से है जहां पर सिख समुदाय की आबादी काफी बड़ी संख्या में मौजूद थी और आजादी के बाद भारत नहीं आई थी। अब खालिस्तान की जो मांग थी वो वर्षों से देश के अंदर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह सामने आई, पर तत्कालीन भारत सरकार ने इस आंदोलन को ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 1988 के माध्यम से लगभग पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। लेकिन दुनिया भर में इस आंदोलन को अलग अलग जगहों से सहानुभूति मिलती रही और समर्थन भी मिलता दिखा, खासकर उन जगहों से जहां पर सिख समुदाय के लोग काफी संख्या में मौजूद थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो भारत की आजादी के साथ ही हो गई थी। जब भारत आजाद हुआ तो पंजाब राज्य दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा भारत में तो दूसरा पाकिस्तान में। ये वही समय था जब पूरे भारत के साथ साथ पंजाब राज्य को भी सांप्रदायिक दंगे झेलने पड़े, जिस कारण सिख और हिंदू समुदाय के जो लोग थे उनको पश्चिमी पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा था, से पूर्वी पंजाब, जो कि भारत का हिस्सा था, की तरफ भागकर शरण लेनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब की तरफ भागकर शरण लेने को मजबूर हुए। लाहौर, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के विशाल सिख साम्राज्य की राजधानी थी, उसकी बात करनी भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि वो सारा एरिया, वो सारा जगह जो थी वो पाकिस्तान में जा चुकी थी। साथ साथ सिखों का जो पवित्र स्थल था ननकाना साहिब, जो कि सिख धर्मगुरु गुरु नानक जी के जन्म स्थान भी था, वो भी पाकिस्तान में जा चुका था। अब सबसे ज्यादा सिख समुदाय की जो आबादी थी वो भारत में मौजूद थी, जो यहाँ की जनसंख्या का 2% थी। अब भारत की आजादी के साथ ही भारत की राजनीति में पंजाबी सूबा नामक आंदोलन, जो कि पंजाबी भाषी लोगों के लिए अलग से एक नए राज्य को बनाने की मांग थी, जिसको लेकर लगातार आंदोलन भी होते रहे और इन आंदोलनों को समर्थन मिला पंजाब की एक राजनीतिक पार्टी अकाली दल से। आखिरकार इन सभी आंदोलनों के कारण 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जहां पर एक तरफ होते हैं हिंदी भाषी राज्य हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और दूसरी तरफ होते हैं पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए अलग से पंजाब, ठीक है, जिसमें सिख समुदाय के लोग बहुमत में होते हैं। और आगे चलकर अकाली दल पार्टी पंजाब में एक बड़ी और मुख्य राजनीतिक पार्टी बनती है। इस अकाली दल ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कड़ी चुनौती दी, पर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुए लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कारण उनको काफी विशाल जीत मिलती है, जिससे पंजाब में भी अकाली दल का प्रदर्शन काफी खराब रहता है। अकाली दल अपने प्रदर्शन को बेहतर करने व पंजाब में लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए आनंदपुर साहिब, जो कि खालसा का जन्म स्थान है, में 1973 को अपने लोगों की एक मुलाकात रखती है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अपनी मांगों की एक लिस्ट पेश करी, जिसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। इनकी मांगों में से एक मुख्य मांग पंजाब राज्य को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देना भी था, जैसे पंजाब राज्य के लिए अलग संविधान की बात होना शामिल था। अकाली दल लगातार अपनी इन मांगों को लेकर आंदोलन करती रही और उनके द्वारा एक बात स्पष्ट कर दी गई थी कि वो कोई भी ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जिसमें से देश के एक राज्य को अलग करके अलग देश बनाने की मांग हो।
बल्कि वो तो एक ऐसे राज्य की मांग कर रहे हैं जिसका अलग संविधान हो और अलग झंडा हो। इसको आप कश्मीर में जब धारा 370 लगी हुई थी उससे जोड़कर देख सकते हैं, वैसे ही कुछ प्रावधान थे। सन 1971 में खालिस्तान की ये जो मांग थी इसने वैश्विक रूप धारण कर लिया जब न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबार में खालिस्तान के जन्म की घोषणा नामक शीर्षक से एक विज्ञापन छपा। इसके बाद खालिस्तान आंदोलन पूरे पंजाब में और तेजी से बढ़ने लगा और पंजाब के कुछ लोगों ने स्वायत्तता की मांग से आगे जाकर अलग देश की मांग रख दी। अलग देश की मांग रखने वालों में एक नाम जरनैल सिंह भिंडरावाले का भी था, जिसने खालिस्तान की मांग को जोरों शोरों से उठाया था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि भिंडरावाला जो था उसको तैयार संजय गांधी के द्वारा किया गया था अकाली दल के खिलाफ लड़ने के लिए, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा हो सके। लेकिन ये भिंडरावाला 1980 तक आते आते राज्य में काफी समर्थन हासिल कर चुका था, साथ ही साथ युवाओं में भी उसे काफी समर्थन हासिल हुआ था, जिसके बाद उसके समर्थकों ने राज्य में आए दिन हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जो सरकार के लिए अब एक समस्या बन रहा था। और 1982 में भिंडरावाले ने अकाली दल के समर्थन से राज्य में धर्म युद्ध मोर्चा नाम से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर के अंदर ही अपना आवास बनाकर रहने लगा और वहीं से पंजाब में चल रही अपनी सारी गतिविधियों को अंजाम देने लगा, जिससे विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा एक आम बात हो चुकी थी, जहां उसका और उसके समर्थकों का संघर्ष पुलिस से भी होने लगा। अब भारत सरकार ने भिंडरावाले के आंदोलन यानी कि खालिस्तान आंदोलन को भारत के एक राज्य को भारत से अलग करने वाले एक आंदोलन के रूप में घोषित कर दिया। 1983 में स्वर्ण मंदिर के अंदर एक उच्च पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, जहां पर उसकी लाश को वहीं खुले में डाल दिया जाता है। स्थानीय पुलिस भी जो थी वो डर की वजह से भिंडरावाले या हम कहें भिंडरावाले के प्रति सहानुभूति की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना की सहायता लेकर स्वर्ण मंदिर से सभी आतंकवादियों को निकालने और भिंडरावाले को मारने के आदेश दे दिए। इसी ऑपरेशन को हम ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम से जानते हैं, जो कि 1 जून 1984 को शुरू हुआ। भिंडरावाले और उसके समर्थकों के पास हथियारों का इतना बड़ा जखीरा था कि भारतीय सेना का यह ऑपरेशन काफी लंबा चला, जिसमें उसे टैंकों और वायुसेना का भी साथ लेना पड़ा और इसमें बहुत सारी हिंसा हुई, जिसमें काफी निर्दोष लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस ऑपरेशन का प्रभाव सिख समुदाय के ऊपर काफी नकारात्मक रहा, जैसे सिख समुदाय के लोगों ने इसे अपने धर्म पर हमला बताया और इसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्डों द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इसमें कुल 83 भारतीय जवान मारे जाते हैं व 249 घायल होते हैं और कुल 493 आतंकवादी और नागरिक मारे जाते हैं। अगर मैं सरकारी आंकड़ों से अलग हटकर आपको बताऊं तो करीबन 3000 लोग इसमें मारे गए थे इस पूरी घटना में, इस पूरे ऑपरेशन में। भिंडरावाला तो मर जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो खालिस्तान की मांग थी वो दुनिया भर में और जोर पकड़ लेती है। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वैसे भी पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़कते हैं, जिसमें करीबन 8000 से ज्यादा सिखों की हत्या होती है। 1 वर्ष बाद ही कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे जाते हैं। खालिस्तान समर्थकों ने इसे भिंडरावाले की हत्या का बदला बताया और इस आंदोलन को पाकिस्तान का भी समर्थन हासिल हुआ, क्योंकि वो भारत में अशांति पैदा करके अस्थिरता लाना चाहता था। परंतु यही वह समय था जब भारत में आर्थिक सुधार हो रहे थे और रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे थे, जिससे पंजाब के लोग और पंजाब के युवाओं में भी इसके प्रति जागरूकता बढ़ती है और वो इस आंदोलन के खिलाफ होने लगते हैं। धीरे धीरे 1990 के अंत तक ये आंदोलन पूरी तरीके से धीमा पड़ चुका होता है और 1995 में पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो जाता है। अब अगर मैं आपसे आज की स्थिति की बात करूं तो पंजाब में काफी लंबे समय से शांति स्थापित है, पर आज भी विदेशों में कई जगह इस आंदोलन को सिख समुदाय के एक वर्ग का समर्थन हासिल है। ऐसा माना जाता है कि आज भी सिख समुदाय के कुछ युवाओं में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर नाराजगी है और वे भिंडरावाला को एक शहीद के रूप में देखते हैं। इसी कारण से वो खालिस्तान आंदोलन को लगातार अपना समर्थन देते आए हैं, पर इस आंदोलन को अब किसी भी प्रकार का राजनीतिक समर्थन हासिल नहीं है। तो ये पूरी कहानी थी खालिस्तान आंदोलन की। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमृतपाल सिंह, जिसने इस आंदोलन को फिर से पंजाब में जिंदा करने की कोशिश करी। धन्यवाद।